Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 26th of August and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. So first thing first, सबसे पहले हम हेडलाइन देखेंगे। तो आज का जो हेडलाइन है, आपको हम 1-2 दिन पहले बताए होंगे कि हेमा कमेटी का रिपोर्ट आया है। 3-4 साल बाद रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। कहाँ? केरला में। वो किस चीज़ के लिए था? वहाँ जो केरला फिल्म इंडस्ट्री में जो भी वीमेंस काम करती थी उन पे सेक्सुअल अब्यूज़, रेप का जो चार्जेस था उसके लिए एक कमेटी बनाया गया था, उसी के लिए था। तो उसी में बताया गया कि जब वो रिपोर्ट आया उसके कारण जो है ट्रिगर कर गया और वहाँ का जो केरला फिल्म अकेडमी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अगर आप देखेंगे जो वहाँ की जो एक्ट्रेस थी उनका ये एलिगेशन है कि जो मॉलेस्टर थे, सो कॉल्ड वी कैन से, कि जो फिल्म मेकर रंजीत और वेटरन एक्टर सिद्दीकी जो हैं उन पे एलिगेशन ये है कि ही कॉल्ड मी मोले। मोले मीन्स डॉटर, है ना। आप किसी को बेटी बुला के उसका रेप कर रहे हैं ना, दिस इज सो शेमफुल। कि किस तरीके से जो मेन होते हैं, जो जो नॉट ऑल मेन, दीज टाइप ऑफ मॉलेस्टर्स हु कॉल देम सिस्टर, डॉटर एंड एटसेट्रा एंड दे मॉलेस्ट देम, है ना। सो वी अवेयर ऑफ देम। तो दीज आर द न्यूज़। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है कि हेमा कमेटी किस चीज़ के लिए था, रिपोर्ट क्या था, ये सब ठीक है। अगला क्या है कि 9 साल में देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास 1084 कंप्लेंट आया। किस चीज़ का? फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेने का, उस पर जॉब लेने का, जिसमें से 92 को क्या किया गया, सैक्ट किया गया है। अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तो रेलवे में, उसका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, उसका शिपिंग मिनिस्ट्री में, उसका डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में। आप देखेंगे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इन रेलवे तो 349, जिसमें से 27 को डिसमिस कर दिया गया है। नंबर ऑफ कंप्लेंट इन इंडियन पोस्ट जिसमें से 259 केसेस आया है, जिसमें से 24 को डिसमिस किया गया। शिपिंग मिनिस्ट्री में 202, जिसमें से 4 को डिसमिस किया गया। और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 138, जिसमें 2 को डिसमिस किया गया। और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री में 26 कंप्लेंट आया, जिसमें से 2 को डिसमिस किया गया ड्यू टू फेक कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा धुआं धुआं वाला, वो क्या है? इजरायली जेट जो है हिट किसको किया है? लेबनान को। वहाँ मार बम, मार रॉकेट के धुआं धुआं कर दिया गया है। अभी बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रहा है वहाँ, ठीक है। उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, ही सेड कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन आर अनपार्डनेबल सिंस, है ना। जो बोले कि जो अक्षम्य है, जिस पे क्षमा नहीं कह सकता, उस तरीके का पाप है ये। क्या? जो विमेन के खिलाफ जो क्राइम होता है। और वो क्या बोले हैं? और क्या बोला गया कि जो विमेन का सेफ्टी है उनका क्या है? टॉप प्रायोरिटी है। हालांकि ये बोलने का कुछ बोलते तो हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन करते कुछ और हैं। जो भी क्रिमिनल्स होते हैं इन्हीं की पार्टी के द्वारा, इन्हीं के पॉलिटिकल लोग के द्वारा वैकिंग किया जाता है। चाहे वो रेड्डी का मैटर हो, चाहे और भी किसी यूपी में जो हुआ था, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इनके जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग, जो मेन लीडर्स हैं, दे, है ना, गार्लैंड से स्वागत करते हैं कल्प्रिट्स का, विच इज़ नॉट गुड। हालांकि बोले हैं, जो कि अच्छा बात है। ये कहाँ बोले हैं? ये बोले हैं लखपति दीदी का एक सम्मेलन था। कहाँ? जलगांव में, महाराष्ट्र में। लखपति दीदी क्या होता है? लखपति दीदी जो हैं उनका एक ये मॉड्यूल है, किस चीज़ का? सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ठीक है। जिसमें क्या करना होता है कि वैसी लेडी जिनका जिनका एग्रीकल्चर से या 3-4 क्वार्टर में 1 लाख रुपए का जो फायदा होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? लखपति दीदी स्कीम है। लखपति दीदी स्कीम लाया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। जिसमें क्या किया गया था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसको एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है जब 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? लखपति दीदी बोलते हैं, ठीक है। उसी में ये बोले हैं। उसके बाद सीबीआई जो है आरजीकर जो कॉलेज है, उसके जो एक्स प्रिंसिपल है, जो आपको पता होगा कि जिस दिन वो क्राइम हुआ उसी दिन वो रिजाइन करके उनका तुरंत ट्रांसफ़र कहाँ? दूसरे कॉलेज में कर दिया गया था। तो उनके जो प्रिंसिपल हैं उनके घर पे क्या किया गया? सर्च वारंट लेके गया और एक्यूज टेक्स्ट पॉलीग्राफी टेस्ट। आपको ये बताना कि पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है। आप लोग बहुत मूवीज़ देखे होंगे, है ना। उसमें आप सुने होंगे कि पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। तो व्हाट इज़ पॉलीग्राफी टेस्ट? यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल है जो इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए गंगोत्री रूट पे बोला है कि इन्वायरमेंटल स्टडी करने, लेकिन बीआरओ जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोला कि नीड उसका ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने न्यूज आर्टिकल पे। और पहला जो न्यूज आर्टिकल नहीं है, ये फोटो है। ये कहाँ का फोटो है? मॉनसून क्लाउड सीन ओवर हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो ये जो क्लाउड दिख रहा है बाकी लोगों के लिए क्या है? एक सुंदर पिक्चर है, बट एज ए एस्पिरेंट्स हम लोगों के लिए क्या है ये? हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ क्लाउड इज दिस, है ना। कौन सा क्लाउड है ना। इट माइट बी सिर्रस, इट माइट बी स्ट्रेटस, इट माइट बी क्यूमुलस। तो आपको क्या बताना है? आप लोग सब पढ़े होंगे टाइप ऑफ क्लाउड्स।
उसमें आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का क्लाउड है, क्यूमुलस है या फिर स्ट्रेटस है या फिर सिर्रस है। आप ये तीनों में बताइएगा किस तरीके का ये क्लाउड है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल क्या है, जिसमें बोला गया कि मोमेंटस इन कीव, कीव में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो हिस्टोरिकल विजिट रहा है उसी के लिए क्या है, कैसे हमारे बायलैटरल रिलेशन के लिए जरूरी हो जाता है, कैसे हम चेंज कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट जो है उसके लिए हम नोट्स बना के लेके आ गए हैं। उसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रिसेंट विजिट है कीव में जो रिसेंट विजिट हुआ है उसके बारे में बोला जाए कि क्या मार्क करता है, एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट मार्क करता है इंडिया का डिप्लोमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स रिलेशन विथ रशिया एंड सेंट्रल यूरोप के टुवर्ड्स अगर हम देखेंगे तो उनका जो विजिट रहा है वो क्या एक सिग्निफिकेंट चेंज रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इंगेजिंग विथ यूक्रेन के साथ, तो वहाँ के जो जेलेंस्की है उन्होंने विजिट का सिग्नल जो क्या दिया है कि लॉन्ग ओवर ड्यू रिबैलेंसिंग एंड डिहाइफेनेशन ऑफ इंडिया स्टैंड इन रीजन इंडिकेट क्या करता है, ए शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल जो कॉशियस अप्रोच था हमारा, वो उसको क्या है, वो शिफ्ट दिख रहा है कि ट्रेडिशनल जो हमारा अप्रोच होता था कि हम रशिया जो भी करता था उसके खिलाफ हम चुप रहा करते थे, कुछ नहीं बोला करते थे, उसके लेंस से हम देखा करते थे वेस्ट यूरोप को, है ना, सेंट्रल यूरोप को, वो उसमें क्या दिख रहा है, एक शिफ्ट दिख रहा है। अब कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड क्या है, तो ये देखेंगे कि इंडिया जो है मेंटेन क्या कर रहा है, मेंटेन क्या करता था, स्ट्रेटेजिक साइलेंस ऑन रशिया एग्रेसिव एक्शन। क्यों? क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा जो रिलेशनशिप रहा है मॉस्को के साथ, कब से, ड्यूरिंग द सोवियत इन्वेजन के समय में, चाहे वो हंगरी पे हो, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया पे हो, चाहे अफगानिस्तान पे हो, चाहे क्रीमिया पे हो जो 14 में किया था। वी हैव मेंटेन्ड ए स्ट्रेटेजिक साइलेंट बट दिस टाइम वी आर नॉट मेंटेनिंग द साइलेंस, वी शिफ्टेड आवर डिप्लोमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द रशिया एंड एज वेल एज सेंट्रल यूरोप, है ना। जिसमें क्या दिखेगा आपको कि जो हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा जो कमिटमेंट है ना, इंडिया जो सिग्नल है किस चीज़ का, कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग कोर प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जो हमारा शिफ्ट है वो क्या शो करता है, हमारा कमिटमेंट किसके प्रति, हमारा राष्ट्र के सोवेरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रति, जो क्या अलाइन करता है, विच अलाइन विथ इट्स ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू। जो हमारा जो पूरी दुनिया में जो है वो व्यू है, वो ब्रॉडर व्यू को शो करता है, अलाइन करता है। और ये जो विजिट रहा है वो क्या काउंटर बैलेंस करेगा, ग्रोइंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम द यूरोप एंड वेस्ट रिगार्डिंग इंडिया परसीव्ड न्यूट्रलिटी इन द फेस ऑफ रशिया एग्रेशन। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, तो हिस्टोरिकल इंगेजमेंट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे हम, क्या देखेंगे बॉडी में कि हिस्टोरिकल इंगेजमेंट जो पैटर्न हमारा रहा है, कब से, जब सोवियत यूनियन का जो डिसोल्यूशन हुआ तब से हमारे जो रिलेशनशिप थे उन और भी जो कंट्री जैसे पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, उसके साथ क्या था, एक वाइड था रिलेशनशिप में, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन करने का कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द वाइड बिटवीन आवर रिलेशनशिप बिटवीन पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, यूक्रेन। हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा रिलेशन किसके साथ रहा था, रशिया के साथ, लेकिन जो उसके एलाई कंट्री जो थे सोवियत यूनियन के, उसके साथ हमारा एक वॉइड रह गया था, उसी वॉइड को वी वांट टू डिस्ट्रॉय दैट वॉइड। उसका ये रीबैलेंसिंग एक्ट क्या है, इसमें क्या बोला गया है कि जो की आउटकम है मोदी के विजिट का वो क्या है, एक लॉन्ग ओवर ड्यू करेक्शन ऑफ इंडियाज अप्रोच टू रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये जो विजिट है वो क्या सिग्निफाई करता है, इंडिया का एम्पैथी ऑफ वॉर विक्टिम, कमिटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल सोवेरेनिटी एंड द पोटेंशियल टू रिबूट द बायलैटरल रिलेशनशिप विद यूक्रेन। ये क्या दिखाता है कि हमारा जो वॉर विक्टिम के प्रति जो संवेदना है, हमारा जो टेरिटोरियल सोवेरेनिटी के प्रति जो कमिटमेंट है ना, और जो हमारा यूक्रेन के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप को रिबूट करने का जो पोटेंशियल है वो दिखाता है। दिस इज द क्लियर मूव। क्या है क्लियर मूव हमारा, टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ यूक्रेन। हमको यूक्रेन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने का एक क्लियर इस्टेब्लिशमेंट मूव दिख रहा है, और बैलेंस क्या करेगा, मॉस्को और कीव का जो टाई है उसको बैलेंस करते हुए दिख रहा है दोनों के साथ। आपको पता है 6 सप्ताह पहले, जस्ट 6 वीक अगो हम लोग रशिया से मिले, रशिया के प्रेसिडेंट के साथ इनका मीटिंग हुआ, और उसके जस्ट 6 वीक बाद कीव में गए। तो हम क्या दिख रहा है, इंडिया दोनों के साथ क्या एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बना के दिखते चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम रशिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उसके जो सोवियत यूनियन के बाकी जो एलाई थे उसको, उसके साथ जो वॉइड है उसको भी खत्म करते हुए हम दिख रहे हैं। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर आउटलुक की, तो फ्यूचर आउटलुक में क्या है कि ये जो इंडिया का जो रीबैलेंसिंग है वो ये नहीं दिखा रहा कि रशिया के साथ हम क्या करेंगे, डाउन सीजिंग अपना रिलेशनशिप करेंगे, है ना। अगर हम कोई नया दोस्त बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं ना कि पुराने दोस्त को हम डाउनफॉल कर दें, उसको हम उसके साथ दोस्ती खत्म करें। नो, वी आर क्रिएटिंग ए न्यू फ्रेंड। हम ना नया टाई बनाएंगे, उसके साथ नया इंगेजमेंट करेंगे, इनहेंसिंग इट्स इंगेजमेंट विथ यूक्रेन एंड सेंट्रल यूरोप। अगर हम सेंट्रल यूरोप और यूक्रेन के साथ अगर अच्छा इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, इनहेंस करें अपना रिलेशनशिप को, दैट
doesn't mean we are down seizing the relationship with Russia. So this dual approach of allow India to pursue its interest without being overly concerned about Russia's reaction. और हम लोग को कोई परवाह नहीं है कि इस पर रशिया का रिएक्शन क्या होगा, है ना. रिफ्लेक्ट क्या करता है? रेडीनेस टू लेट गो ऑफ द आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम द 20th सेंचुरी एंड अडॉप्ट अ मोर नुएंस्ड यूरोपियन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी. जो 20th सेंचुरी में हमारा जो आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट था उसको लेट इट गो कर देना, उसको जाने देके हमारा जो 21st सेंचुरी में जो हमारा जो नया आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से हम यूरोपियन पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे. ठीक है, अब कंक्लूजन की बात करेंगे तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट रहा कीव का क्या है, एक लैंडमार्क इवेंट रहा. ऑब्वियसली इट वाज ए लैंडमार्क इवेंट, है ना. अगर हम बात करें इंडियन डिप्लोमेसी हिस्ट्री में उसमें भी एक लैंडमार्क इवेंट रहा है, मार्किंग ए शिफ्ट टुवर्ड्स अ बैलेंस्ड एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड स्टांस. दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो स्टांस रहा है ऑन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ सेंट्रल यूरोप वो क्या रहा है, मोर बैलेंस्ड एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्टैंड, है ना. इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि हम लोग डिपेंडेंट है रशिया पे, कि हमको लगा कि क्या मेरा पुराना दोस्त बुरा मान जाएगा. भाई बुरा मानना है मान जाओ, हमको टेंशन ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हम लोग अब कमजोर नहीं रहे, हमारे पास सब कुछ है. तो दैट्स वाई वो हमारा टुवर्ड्स क्या दिखाता है कि मोर बैलेंस्ड भी है कि हम सेम एट द सेम टाइम हमारा जो पुराना दोस्त है उसके साथ भी हम बैलेंस बना के चल रहे हैं. रशिया से भी मिले, रशिया के प्रेसिडेंट से मिले, साथ साथ नया जो हमारा इंस्टेंस है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्टांस है वो भी दिखाता है. बाय स्ट्रेंथनिंग इज टाइज विथ यूक्रेन एंड अदर सेंट्रल यूरोपियन नेशंस, इंडिया इज नॉट ओनली रिफर्मिंग इट्स कमिटमेंट टू कोर प्रिंसिपल ऑफ सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, है ना. हमारा जो कोर प्रिंसिपल है क्या, सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बट ऑल्सो positioning itself a more flexible and pragmatic player on the global stage. This move is likely to enhance India's strategic autonomy and influence in the region. ये जो हमारा मूव है वो क्या करेगा, किसको इन्हेंस करेगा, हमारा इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना, कि स्ट्रेटेजिकली हम लोग कितने खुद से डिसीजन ले पा रहे हैं. ऐसा नहीं ना कि हमारा जो देश है वो फॉरेन पॉलिसी में किसी दूसरे के लेंस से देख रहा है, नहीं. वी आर स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी, हम अपना डिसीजन लेने में खुद से आज़ाद हैं. और जो हमारा रीजन में जो एशिया पैसिफिक रीजन हो गया या फिर आप कह सकते हैं कि इंडो यूरोप रीजन है उसमें हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, बढ़ेगा. ठीक है, अगर हम देखेंगे तो और क्या रिलेशनशिप अच्छा होगा, बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में. आपको पता है कि अभी यूरोप जो है वो बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है. तो अगर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा यूक्रेन और सेंट्रल यूरोप से तो हमारा कोलैबोरेशन जो है किस चीज़ में बढ़ेगा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी में. कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट भी बहुत ज़्यादा हमारा सेंट्रल यूरोप के साथ है ना, लीड टू डीपर कल्चरल एक्सचेंजेस इन रिचिंग बोथ इंडियन एंड यूरोपियन सोसाइटी. उसके बाद बात करेंगे इकोनॉमी की, तो ऑब्वियसली जब हमारा एग्रीकल्चर बढ़ेगा, इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगा तो हमारा इकोनॉमी भी बढ़ेगा. और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन की बात करें तो इंडिया का जो hyphenation of the foreign policy towards Russia and Ukraine signals a intention to play a more sensitive, assertive role to global geopolitical balancing relations with major global powers with adhering its own strategic interest. हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी के साथ अधेर करना चाह रहे हैं, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में बहुत आने का चांसेस है मेंस में, इसलिए इसका नोट्स बना लीजिएगा. कीव और सेंट्रल यूरोप के जो हमारा रिलेशन है उसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या फ़ायदा है. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे जिसमें क्या है, यूपीएस को क्या बोला गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम. उसका एनपीएस क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम, और ओपीएस क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम. आपको पता पेंशन स्कीम क्या होता है, पेंशन का मतलब क्या होता है, पेंशन का मतलब होता है कि आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको काम करने के बाद जब आप रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट के बाद आपको क्या है, एक अमाउंट मिलता है. किस चीज़ के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपका जो काम किए हैं उसके लिए, ताकि आप जब रिटायर हो जाए तो आपको इकोनॉमिकल दिक्कत ना हो. आपका हेल्थ इशू के लिए अगर कोई होता है तो उसके लिए पैसा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, पेंशन बोलेंगे. तो पेंशन इज ए टाइप ऑफ क्या है, सोशल सिक्योरिटी, है ना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम. तो पहले जो हमारा था क्या था, ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम था. उसके बाद 2004 में आ गया एनपीएस, है ना, न्यू पेंशन स्कीम. और अभी गवर्नमेंट क्या लाई है, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम. अगर हम बात करें ओपीएस क्या था, ओपीएस में क्या होता था, अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपका जो लास्ट सैलरी होता है ना उसका 50% आपको क्या मिलता था, पेंशन मिलता था हर मंथ. अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपके फैमिली मेंबर को उसका थोड़ा पैसा और मिलता था. ठीक है, उसका न्यू पेंशन स्कीम में आया और उसमें क्या कर दिया गया, अटल जी के द्वारा लाया गया. उसमें क्या किया गया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो आपको 50% सैलरी मिलता था, ये 50 सैलरी का जो लास्ट सैलरी का 50% पैसा आपको हर मंथ मिलता था, उसको खत्म कर लिया गया और बोला गया कि आप ही को कंट्रीब्यूट करना. ये पूरा गवर्नमेंट दिया करती थी,
लेकिन एनपीएस में क्या किया गया कि अगर आपको पेंशन लेना है तो आप ही को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट साथ में कुछ सब्सिडी देगी। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में फिर से क्या किया गया है, मोस्टली पॉइंट्स जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का ला दिया गया है। तो हम देख लेते हैं जल्दी से। आपको पता है ये जो पिक्चर है वो किनका है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जो किससे मिल रहे हैं, डेलीगेशन फ्रॉम द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एट द रेसिडेंस ऑफ न्यू दिल्ली ऑन अगस्त 24, 2024। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया कि यूनियन कैबिनेट जो है वो सैटरडे को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है ना, जो क्या करेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एश्योर करेगा पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। जब आप काम के बाद रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, 60 ईयर्स के बाद, तो आपको जो क्या देगा एक पेंशन देगा। द स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम, कब से ये होगा, अप्रैल 1, 2025। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो खत्म होगा तो नए फाइनेंशियल ईयर से ये क्या हो जाएगा, ये इफेक्टिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। ये गवर्नमेंट अनाउंसमेंट के द्वारा बताया गया। अगर हम बात करें कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स पॉलिटिकल अपोजिशन हैड टैप्ड इनटू एन अनहैप्पीनेस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय अबाउट नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, न्यू पेंशन स्कीम। तो कांग्रेस की जहां जहां भी गवर्नमेंट थी, जैसे हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तो हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2022 में ही बोल दिया गया था कि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। 2023 में हिमाचल में बोला गया था, इसी चुनावी मुद्दा पे चुनाव लड़ा गया था और बोला गया था कि हम हिमाचल में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो अभी आपको पता है कि 4 स्टेट में चुनाव है, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, झारखंड। तो इसको लेके गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला गया है। अब हम देखते हैं कि व्हाट डज द यूपीएस इंटेल। इसमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखेंगे तो यूपीएस जो है प्रॉमिस क्या करता है, रिटायरीज अ फिक्स पेंशन, है ना, अनलाइक एनपीएस में जो फिक्स पेंशन मिलता था उसके जैसा नहीं, बल्कि एक फिक्स पेंशन देगा। और वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म जो था एनपीएस का वही था कि अगर हम रिटायर कर गए तो हमारा सोशल सिक्योरिटी क्या रह गया। यही सबसे ज़्यादा न्यू पेंशन स्कीम का क्रिटिसिज्म था। उसको ये हटा के जो यूनिफाइड पेंशन लाया गया है उसमें ये क्रिटिसिज्म भी खत्म हो जाएगा। सो 5 की फीचर है। पहला कि एश्योर्ड पेंशन, की जो पेंशन है वो एकदम एश्योर्ड मिलेगा। एश्योर्ड पेंशन में क्या बोला गया कि जो अमाउंट होगा एम्प्लॉय का एवरेज बेसिक सैलरी का, उसका 50% जो है वो दिया जाएगा। जो 12 महीने का जो बेसिक पे होगा उसका 50% दिया जाएगा। किसको, जो एम्प्लॉय रिटायर हो गया उनको एश्योर्ड दिया जाएगा। उसके बाद किनको दिया जाएगा, वैसे एम्प्लॉय जो 25 साल अपना सर्विस दे चुके हैं, वैसे ही। ऐसा नहीं कि आप 1 साल अभी ज्वाइन किए और हम बोले हम रिटायर हो गए, जो सैलरी है उसका 50% आपको मिलेगा, नहीं। इफ़ यू आर सर्विंग, इफ़ योर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है 25 साल का है और आपका जो लास्ट मंथ 12 महीने का जो बेसिक पे है उसका 50% आपको एश्योर पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द अमाउंट वुड बी प्रोपोर्शनेटली गो डाउन फॉर अ स्मॉलर सर्विस पीरियड अप टू मिनिमम ऑफ 10 ईयर। अगर कोई शॉर्ट सर्विसेज होता है उसमें जो वैसा शॉर्ट सर्विस जिसमें कम से कम 10 ईयर का सर्विस आप दिए हैं तभी आपको पेंशन के लिए आप हकदार होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, कि मिनिमम पेंशन भी मिलेगा। अगर हम बात करेंगे सुपर एन्युएशन की, सुपर एन्युएशन क्या होता है कि वैसा रिटायरमेंट एम्प्लॉय जिसको एक पेंशन दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, उसको सुपर एन्युएशन, ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलिया का कॉन्सेप्ट है सुपर एन्युएशन। ठीक है, तो बोला गया कि इन द केस ऑफ सुपर एन्युएशन आफ्टर ए मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस, 10 साल का सर्विस अगर आप दिए हैं तो आपको मिनिमम एक सुपर एन्युएशन दिया जाएगा, मतलब एक पेंशन के साथ आपको रिटायर करवाया जाएगा, जो क्या है, यूपीएस प्रोवाइडेड फॉर द एश्योर्ड मिनिमम। अगर आपका सैलरी बहुत कम है तो मिनिमम कम से कम 10,000 तो आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा पर मंथ। 10,000 से कम किसी भी सूरत हाल में आपको नहीं दिया जाएगा, कम से कम 10,000 दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एश्योर्ड फैमिली पेंशन, कि अगर आपको कुछ हो गया है ना, जो रिटायरी है उनका डेथ हो जाता है तो उनके जो इमीडिएटली फैमिली होंगे, जैसे आपका डेथ हो गया तो आपकी जो इमीडिएट फैमिली कौन होंगे, आपकी वाइफ होंगी। अगर आपकी वाइफ भी नहीं तो आपके बच्चे होंगे, तो उनको जो है इमीडिएट फैमिली को है कितना मिलेगा, 60% ऑफ लास्ट ड्रॉन पेंशन। जैसे मान लीजिए 1 लाख आप सैलरी पर रिटायर हुए, आपको 50K मिल रहा है, क्या पेंशन मिल रहा है, तो आप जो 50 के लास्ट पेंशन मिली है तो बोलेंगे क्या 50 के सब दिन मिलते रहेगा, नहीं। इसमें डियरेंस, जो डियरेंस रिलीफ दिया जाएगा, ग्रेट्युटी दी जाएगी, सब कुछ। तो वो धीरे धीरे पेंशन भी बढ़ता है, किसके हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो जो लास्ट आप ड्रॉ करेंगे ना पेंशन, है ना, मान लीजिए आप 60K लास्ट पेंशन ड्रॉ किया, उसके बाद आपका डेथ हो गया, तो अगले महीने जो आपको पेंशन मिलेगा वो 60K का 60% आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर को मिलेगा, राइट, है ना। 60% ऑफ पेंशन लास्ट ड्रॉन बाय द रिटायरी। उसके बाद अभी क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, कि डियरनेस रिलीफ विल बी अवेलेबल ऑन दिस काइंड ऑफ, आपको क्या बताया कि इन्फ्लेशन के हिसाब से डियरनेस रिलीफ भी दिया जाएगा। डियरनेस रिलीफ क्या होता है कि रिलीफ क्या ग्रांट किया जाएगा अगेंस्ट द प्राइस राइज ऑफ पेंशनर या फैमिली पेंशनर। जो प्राइस राइज होता है, जो इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से सैलरी बढ़ता है तो उसी के हिसाब से आपका पेंशन भी बढ़ेगा, तो वो सब रिलीफ दिया जाएगा,
है ना, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन दिया जाएगा, लम्प सम पेमेंट ऑफ द सुपर एनुएशन, जो आपका रिटायरमेंट होगा उसमें लमसम पेमेंट भी दिया जाएगा। आप सुने होंगे रिटायरमेंट मिला है, रिटायरमेंट इज अनदर थिंग एंड पेंशन इज अनदर थिंग। पेंशन क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी है जो आपको हर मंथ मिलेगा। रिटायरमेंट क्या है कि ओवरऑल जो आप जॉब किए हैं उसका ग्रेचुटी, है ना, क्या बोला कि दिस विल बी एन एडिशन टू ग्रेचुटी एंड विल बी कैलकुलेटेड एट 1/10 ऑफ द मंथली इमैल्यूमेंट, है ना। आपको जो ग्रेचुटी दो है, ग्रेचुटी किसको बोलते हैं, जो आपका अमाउंट जो कि इम्प्लॉय को रेंडरिंग देयर सर्विस फॉर द इक्वल टू मोर, और 5 से ज़्यादा अगर आप कहीं सर्विस दिए हैं तो एक टाइप ऑफ गिफ्ट आपको दिया जाता है, जिसको ग्रेचुटी लेमन की भाषा में समझ लें कि ग्रेचुटी क्या है, कि अगर आप सर्विस दिए हैं तो उसके लिए जो आपके सैलरी के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है वो होता है ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी के अलावा आपको क्या दिया जाएगा, सुपर एनुएशन दिया जाएगा, जिसको क्या आप बोल सकते हैं रिटायरमेंट, और वो कितना दिया जाएगा, 1/10 ऑफ द मंथली इमैल्यूमेंट। आपको जो सैलरी मिल रहा है उसको 1/10 प्लस पे डियरनेस अलाउंस ऐड करके मिलेगा ऑन द डेट ऑफ द सुपर एनुएशन ऑफ द एवरी 6 मंथ ऑफ द सर्विस कंप्लीटेड। आपको बताएं कि 5 साल में आपको जो सर्विस दिए हैं उसी पे जो पेंशन होता है, तो हर एक 5-5 साल का जोड़ के जो आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, 5-5 केश्योर पेंशन आपको मिलेगा। मिनिमम पेंशन मतलब 10,000 से नीचे आपको पेंशन नहीं मिलेगा, मिनिमम 10,000 तो मिलेगा ही। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को मिलेगा, है ना। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन उसमें किया जाएगा और आपको रिटायरमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि व्हाट वाज द एनपीएस और व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया एनपीएस के लिए। तो आपको पता है कि 1 जनवरी 2004 को एनपीएस जो है रिप्लेस किसको किया, ओपीएस को। ओपीएस क्या था हमारा, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम को 1 जनवरी 2004 को रिप्लेस कर दिया गया, और किनके गवर्नमेंट में किया गया था, अटल जी के गवर्नमेंट में, है ना। कि वो बोला क्या गया कि जितने भी बोला गया कि ये जो सेंटर का एफर्ट है वो इंडिया का जो पेंशन पॉलिसी है उसको रिफॉर्म के लिए लाया गया है ना, कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे आफ्टर द दिस डेट उनके वो कोई भी पेंशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पेंशन सिर्फ और सिर्फ आर्मी और कुछ कुछ सर्विसेज में बच गया था, बाकी जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज था उसमें पेंशन खत्म कर दिया गया था। कब से, 2004 के बाद। बहुत हल्ला हो हंगामा भी हुआ था, लेकिन खत्म कर दिया गया था। अंडर द ओपीएस पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोथ द सेंटर एंड द स्टेट वाज फिक्स्ड 50%, है ना। बोला गया कि आपका जो लास्ट बेसिक पे है उसका 50% आपको पे करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट भी सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर 50% देगी, वही आपका क्या हो जाएगा, पेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोला गया था कि जो कुछ बैंक थी वो भी हेल्प कर रही थी, है ना। जो स्कीम अंडर द एनपीएस ऑफर्ड बाय द 9 पेंशन फंड मैनेजर रखा गया था, जिसमें एसबीआई थी, एलआईसी थी, यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, टाटा, मैक्स, ये सब जो थी वो फंड मैनेजर रखती थी, और उसी को क्या करती थी कि आप अपने सैलरी से जो पैसा कटवा रहे हैं उसी को वो मैनेज करती थी, और उतना ही पैसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट और सेंटर दोनों को मिल के दिया जा रहा है। जैसे आप हर महीने 1,000 अपना जो पेंशन के लिए कटवा रहे तो गवर्नमेंट भी आपको 1,000 देगी, ठीक है। इसी तरीके से पेंशन थी पहले। जो ओल्ड पेंशन में क्या था कि फुल गवर्नमेंट ही पे करती थी। तो आप यही है ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि 1 जनवरी 2004 को, है ना, किसको रिप्लेस किया था, ओपीएस को। कौन, एनपीएस। और अभी 24 को 1 अप्रैल से हमारा 2025 से कौन इफेक्टिव हो जाएगा, यूपीएस। यही ध्यान रखना है। बाकी सब तो पॉलिटिकल न्यूज है ही कि क्यों लाया गया, पॉलिटिक्स के कारण, ये सब तो होगा, लेकिन फायदा है अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में पेंशन मिलना चाहिए, एग्री विद देम, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगला आर्टिकल पे कि साइंस एक्सप्लेन में क्या है। साइंस एक्सप्लेन में बोला गया कि चिले का जो आटाकामा जो डेजर्ट है ना, वहाँ साल्ट फ्लैट जो है, सॉल्ट का जो फ्लैट्स है वो सिंक कर रहा है। क्यों, क्योंकि लिथियम माइनिंग ना हम लोग बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि चिले है कहाँ। तो चिले जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, और ये जो देखेंगे ये चिली है, ये जो लंबा सा आपको दिखेगा पतला सा, दिस इज चिली। और चिली में ही आपको दिखेगा यहाँ पे क्या है, आटाकामा डेजर्ट, दिस इज आटाकामा डेजर्ट। और ये पे क्या है, लेक टिटिकाका। आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये एंडीज माउंटेन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पेटागोनिया, ये पैम्पास, है ना। अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये अमेजोन रिवर की है। लियानोज है ये, है ना। आपको ये सब पता होना चाहिए। तो वहाँ क्या 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 बोला गया कि स्टडी अभी आया है जिसमें बोला कि चिली का जो आटाकामा का सॉल्ट फ्लैट है वो सिंक कर रहा है। और कैसे कर रहा है, 1 से 2 सेंटीमीटर पर ईयर, है ना। मतलब हर एक साल 1 से 2 सेंटीमीटर वो क्या हो रहा है, सिंक कर रहा है। मतलब अभी तक वो यहाँ तक था, वो सिंक करके 2 सेंटीमीटर नीचे चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्या, धंस जाना, ठीक है। वो नीचे कंसोलिडेट होते जा रहा है 1 से 2 सेंटीमीटर लेयर। वो क्यों हो रहा है, बोला क्या गया कि लिथियम, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन के कारण। क्यों धंस रहा है, तो इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। आपसे सवाल अगर पूछ दे प्रीलिम्स में कि चिले का जो अटाकामा फ्लैट डेजर्ट है वो सिंक कर रहा है ड्यू टू
है ना, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन, लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन। तो लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन क्या है कि बोला गया कि प्रोसेस इन विच जो सॉल्ट रिच वाटर होता है ना, वैसा पानी जिसमें क्या होता है सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसको क्या हम करते हैं, पंप कर लेते हैं, pumped to the surface and into a series of evaporation pond to eventually obtain lithium। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो लिथियम कहाँ है, चिले में ही, अटाकामा एरिया में ही है। तो वहाँ क्या करता है, जो पानी में जो सॉल्ट बहुत ज़्यादा है उसको हम पंप आउट करते हैं, पंप आउट करके बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल पानी क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा और बचेगा जो इवेंचुअली, उसमें से हम क्या करेंगे, लिथियम निकाल लेते हैं। अब ये सब खेला क्यों हो रहा है, ताकि हमको लिथियम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिथियम से क्या क्या बनता है, यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि लिथियम का नीड क्या है, तो लिथियम को हम क्या बोलते हैं, वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि विच मेटल इज नोन एज वाइट गोल्ड, तो इट्स लिथियम। क्या बोला गया कि इट इज़ द मोस्ट साउट आफ्टर मेटल्स ऑन अर्थ, है ना। इसको यूज कहाँ करते हैं, रिचार्जेबल बैटरी में, जो सिर्फ और सिर्फ नहीं कि लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में यूज करता है, बल्कि जो दुनिया है वो प्लान किसको के लिए कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब में यूज होता है। और जो है क्रूशियल पार्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए लिथियम, ठीक है। उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ नीचे का, उसके नीचे जो पंप, अगर नीचे जो एक क्यूफर है उसको हम पंप आउट कर लेंगे, है ना, यहाँ का जो नीचे पानी फंसा हुआ है उसको निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइड बन जाएगा। और जब वाइड बन जाएगा तो ऊपर से ये जो है वो क्या होगा, कंसोलिडेट करेगा। दैट्स वाई एवरी ईयर 1 से 2 सेंटीमीटर वहाँ का जो सॉल्ट फ्लैट्स है वो क्या कर रहा है, सिंक कर जा रहा है। समझ गए। एक क्यूफर आपको बताए थे कि क्यूफर क्या होता है, लैंड के अंदर हमारे अर्थ के नीचे, या बोल सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, कैसे बीच में कैविटी होता है, और वो कैविटी में क्या होगा, पानी जमा होगा, और चारों तरफ से बाकी क्या है, मिट्टी, रॉक, एटसेट्रा। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पंप कर ले रहे हैं, यहाँ के पानी को जब पंप कर ले रहे हैं तो वो खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो ऊपर से प्रेशर के कारण ये सब क्या होगा, धीरे धीरे बैठेगा, कंसोलिडेट करेगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिंकिंग बोल रहे हैं। और ये किस चीज़ के लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन के कारण, ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन। आपको बता दिए कि लिथियम जो है उसको हम व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। वो जरूरी क्यों होता है, क्योंकि लैपटॉप का चार्जर, बैटरी, मोबाइल बैटरी, है ना, और जो जितना भी ई व्हीकल्स अभी आ रहा है, सब कुछ जो किससे बन रहा है, लिथियम से, उसी के कारण। उसके बाद स्टडी क्या बोल रहा है कि जो अर्थ क्रस्ट है अटाकामा सॉल्ट फेल्ट का, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो लिथियम का जो सोर्स है वो कहाँ है, वहीं अटाकामा सॉल्ट फ्लैट में। यहाँ पे इस रीजन में आपको पता है ना, ये जो चिले का जो रीजन है यहाँ पे, इसी रीजन में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे अटाकामा डेजर्ट है, और सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व यहीं पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यहीं से होता है, ठीक है। बाकी जो वाट आर द फॉलोअर्स ऑफ लिथियम माइनिंग, तो उसमें वही बोला गया कि ब्राइन इवोपोरेशन जो है वो यूज किया जाता है लिथियम, है ना, मैसिव क्वांटिटी में फ्रेश वाटर जिससे निकल जा रहा है। तो स्पेशली जो अटाकामा डेजर्ट है ना, अगर आप पानी निकाल दे रहे हैं तो वहाँ क्या है कि बोला गया कि अटाकामा डेजर्ट में एक तो डेजर्ट है, पानी की कमी वैसे ही है, और कितना हम लोग कर रहे हैं, तो बोला 2000 टन वाटर जो है वो 1 टन लिथियम करने के लिए, 1 टन अगर लिथियम हमको निकालना है ना, तो 2000 टन वाटर हम लोग यूज कर दे रहे हैं, 2000 टन, अकॉर्डिंग टू ए 2020 स्टडी ऑफ इंग्रिड गार्सेस, जो एक साइंटिस्ट हैं चिले यूनिवर्सिटी का, उनके द्वारा बताया गया है। उसका केमिकल जो उसमें यूज करते हैं, कौन कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो यूज करते हैं लिथियम के एक्सट्रैक्शन के लिए, जो क्या करता है, सॉइल और वहाँ के पानी दोनों को कंटामिनेट करता है। जो भी बचा खुचा वहाँ का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ फ्रेश वाटर है, उसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब मिल जाएगा, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ का सॉइल और वाटर दोनों कंटामिनेट हो रहा है, जिसके कारण वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो पॉइजनड हो रहा है। लोकल स्पीसीज जो है वो क्या हो रहे हैं, थ्रेट पे, अंडर थ्रेट आ गए हैं। अगर एक रिपोर्ट देखेंगे 2020 का स्टडी है, उसमें बोला गया है कि लिथियम माइनिंग के कारण जो फ्लैमिंगोज थे, फ्लैमिंगो वर्ड जो है वहाँ का, वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। दिस इज बिकॉज ए ड्रॉप इन वाटर लेवल ऑफ द अटाकामा में जो पानी का कमी हो गया उसके कारण, और बोला गया कि बहुत ही कम फ्लैमिंगोज जो हैं वहाँ सस्टेनेबल हैं और रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजिकल काउज के कारण हम लोग किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को काउज कर दे रहे हैं, ठीक है, कि वहाँ का इकोलॉजी, वहाँ का पानी, वहाँ का लैंड, सब कुछ पोल्यूट होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगला आप चलते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 3 नया रामसर साइट अनाउंस कर दिया गया है। कहाँ कहाँ, पहला तो है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। बोला गया है कि ये कौन से रिवर को, आपको पता होना चाहिए कि जो रिवर नोएल है उसके किनारे पे, उसके किनारे, या कह सकते हैं कि जो नोएल रिवर है उसी के पानी से जो लेक बना है उसी को क्या बोलते हैं हम, नंजरायन बर्ड सेंचुरी।
तो वो जो है बिकम किस ये है, इट हैज बिकम ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो सपोर्ट क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ एबी फौना। एबी फौना क्या होता है, दैट टाइप ऑफ वर्ड्स विच इज दैट टाइप ऑफ वर्ड विच इज एक ही रीजन या एक ही इन्वायरमेंट का जो वर्ड है ना, उसी रीजन का जो सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवी फौना वर्ड्स या एवी फैना ये वर्ड्स। ठीक है, तो वहाँ का जो यूरेशियन कूट है, स्पॉट बिल्ड डक है, मेनी टाइप ऑफ हेरॉन्स, वेरियस माइग्रेटरी वर्ड, उनको क्या मिलेगा, लाइवलीहुड मिलेगा। और किसको मिलेगा, वहाँ के जो लोकल फिशर फोक हैं उनको भी मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नंजारयन वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में। दूसरा कजुवेली सेंचुरी तमिलनाडु में भी, तो तमिलनाडु में 2 और तवा रिवर एक, तीसरा कहाँ, एमपी में। तो 3 जो है हमारा नया रामसर साइट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। अगर हम बात करें कजुवेली सेंचुरी की, तो वो कहाँ है, वो है कोरोमंडल कोस्ट में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर वेटलैंड है ये साउथ इंडिया का। अगर हम बात करें तो इट मिक्स ऑफ सॉल्ट वाटर, मड फ्लैट्स, शैलो वाटर एटसेट्रा, जो किसका घर बनाता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक ब्लैक हेडेड इबीज, ग्रेटर फ्लैमिंगो, ये स्टॉप ओवर फॉर द माइग्रेटरी बर्ड भी वहाँ आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्या है कि रीजन का जो उस रीजन का जो वाटर टेबल है उसको मेंटेन रखने के लिए भी जरूरी है कजुवेली सेंचुरी। तीसरा जो है तवा, वो है क्रिएटेड ड्यू टू डैमिंग ऑफ द तवा रिवर, है ना। तवा रिवर में जो डैमिंग हुआ है उसके कारण ये बन गया है, जिसके कारण बोला गया कि मैसिव विंटरिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी बर्ड, वहाँ माइग्रेटरी बर्ड बहुत सारे आते हैं। और क्या है, इंटीग्रल टू रीजन वाटर ऑफ मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग इरिगेशन वाटर ऑफ द फार्मलैंड एंड ड्रिंकिंग, है ना। इरिगेशन पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, लोकल कम्युनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, और वहाँ के लोकल फिशरी को सस्टेन करने के लिए भी बहुत जरूरी है तवा रिजर्वायर। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 तमिलनाडु में और 1 मध्य प्रदेश में बना है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो किनके द्वारा ये अनाउंस किया गया, ये अनाउंस किया गया यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा, कि 3 जो बनेगा कहाँ, 2 तमिलनाडु में, 1 एमपी में, और जो है अभी हमारे पास 85 जो है रामसर साइट्स हो गए हैं। आपको ये बताना है, आप ये सोचिए कि रामसर साइट्स बनाना अगर हमारा पास बहुत ज़्यादा तो कोई अच्छा बात है नहीं। हम जितना ज़्यादा रामसर साइट बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रोटेक्शन टू वेटलैंड है वो हमारा बहुत ख़राब है। इसलिए जो क्रिटिकल वेटलैंड होते हैं ना, उसको हम रामसर साइट डिक्लेयर करते हैं ताकि उसका अच्छे से प्रोटेक्शन किया जाए। हमारे देश में अगर बहुत मिनिमम वेटलैंड बनेंगे, इसका मतलब हमारे देश का जो वेटलैंड है, जो वाटर बॉडी, उसका हालत ठीक ठाक है। ठीक है, बाकी वेटलैंड आपको पता ही है कि यूनेस्को के द्वारा रामसर ईरान में 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था, एक कन्वेंशन रखा गया था, उसी में बना रामसर साइट, और 21 दिसंबर 1975 से ये इफेक्टिव हो गया। आपको बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग किस डेट को मनाते हैं। चलिए आपको हिंट दे रहे हैं कि इस बार 2024 में जो थीम था वर्ल्ड वेटलैंड डे का, उसका थीम क्या था, एग्जाम में पूछ देता है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग्स। ये ध्यान रखिएगा 2024 का। चलिए बता ही देते हैं, 2 फरवरी जब इस्टेब्लिश किया गया था, उसी के डेट को हम कोमेमोरेट करने के लिए क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। ध्यान रखना ये सब, और बाकी इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर हम जल्दी आपको बता दें तो ये जो वेटलैंड है और नेम ऑफ साइट है, आंध्रा में 1 है कोलेरू, आसाम में दीपरवॉयल 1, बिहार में इंपॉर्टेंट है 3 है, कौन कौन से, कवर, नागी और नकती। ठीक है, गोवा में नंदा लेक, गुजरात में खिजड़िया, नाल सरोवर, थोल और बधाबना, हरियाणा में सुल्तानपुर, बिंदवास, हिमाचल में 3 है, चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका लेक, जम्मू कश्मीर में होकेरसर, हैगम, शैलबग, मानसर, सुरीनेम और बुलर, कर्नाटका में 4, रंगनाथ थिट्टू, है ना, अंकसामुद्रा और अग्नाशिनी, मगदिकेरे, ये सब है। केरला में 3 है, अष्टामुड़ी, सशक्तकोट्टा और वेम्बनाड। लद्दाख में बात करें तो सबसे हाईएस्ट है, जिसमें सोकर और समोरेरी यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या बोला गया है कि जो करेंटली जो है कन्वेंशन बूस्ट 172 सिग्नेटरी कंट्री, है ना, 172 देशों को ये कन्वेंशन जो है सिग्नेटरी है। जो अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया जो है वो 1982 को ज्वाइन किया, और इनिशियली डिजिग्नेट किसको बोल के शुरू में कहाँ बना था, उड़ीसा का चिल्का लेक, और कैलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का बना था रामसर साइट पहला। अगर हम बात करें टुडे, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन एशिया, और जो रेंज क्या करता है
कि रेंजिंग द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इन गंगेटिक डेल्टा इन द हाई एल्टीट्यूड लेक में सोमोरुरी और पैंगोंग लेक कहाँ का है, लद्दाख में, जो सबसे हाईएस्ट लैटिट्यूड का है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, पूरा लिस्ट हम डाल दिए हैं ताकि आपको याद होना चाहिए पूरा 85 का 85 कौन से स्टेट में है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर अगला हम चलेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ में, तो हम क्या देखेंगे कि जहाँ बमबारी हो रहा है, जहाँ मार बम के धुआं धुआं कर दिया गया है, तो वो क्या है, इजराइल और लेबनन, है ना। क्या है कि इजराइल स्ट्राइक्स लेबनन विद 100 जेट्स आफ्टर हिजबुल्लाह मिसाइल बराज, है ना। पहले हिजबुल्लाह क्या किया, हिजबुल्लाह जो है वो क्या किया कि पहले इजराइल पे 100+ रॉकेट और ड्रोन से अटैक किया संडे को। बाद में रिटेलिएशन के लिए इजराइल भी मार पूरा 100 जेट कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि हिजबुल्लाह कौन है। हिजबुल्लाह जो है लेबनीज शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और पैरामिलिट्री ग्रुप भी है ना, इसलिए हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, दो चीज़ जानना। सबसे पहले तो आपको ये बता दे रहे हैं कि हमारा देश इंडिया ये है, और अगर हम जहाँ की बात कर रहे हैं लेबनान और इजराइल की, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। ठीक है, हमारे वेस्ट में देखेंगे तो इस ये, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिखा देते हैं, ये है लेबनान का बाउंड्री और ये है इजराइल का बाउंड्री, ये सीरिया है। तो यहाँ पे देखेंगे इजराइल और लेबनान, यहाँ से यहाँ। तो इसका जो सिटी का नाम है जहाँ पे वो अटैक किया है, वो क्या है, खियाम सिटी। आपको ये ध्यान रखना है कि खियाम इज इन विच प्लेस, तो खियाम इज इन लेबनान, है ना, वो लेबनान में है खियाम सिटी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इजिप्ट है, इजिप्ट के बाद यहाँ से अफ्रीका यहीं से शुरू, ये खत्म हो जाता है। यहाँ से देखेंगे तो इजराइल, ये छोटा सा गाजा, ये वेस्ट बैंक, और ये जॉर्डन, सीरिया, गोलान हाइट्स और लेबनान। यही 5 चीज़ आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है गाजा और वेस्ट बैंक में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गाजा है वो मेडिटेरेनियन सी से लगता है, ठीक है, और जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक क्या है, लैंड लॉक है। वेस्ट बैंक जो है लैंड लॉक है। इसमें 2 चीज़ और आपको ध्यान रखना है, एक है फिलाडेल्फी कॉरिडोर और दूसरा है नेटजेरियम कॉरिडोर। ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वो इजिप्ट से बाउंड्री करता है, अफ्रीका से जो बाउंड्री शेयर करता है, और वो करेम अबू सलेम क्रॉसिंग को के पास आके टच करता है। ये आपको ध्यान रखना, रफ़ा, खान यूनिस, है ना, दियार अल वला, और ये जो है नेटजरीम कॉरिडोर वो 6 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। अगर हम बात करें फिलाडेल्फी कॉरिडोर की, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वहाँ का जो गाजा का जो हमास का जो फाइटर है ना, वो यहीं से घुस के यहाँ इधर आता है इजराइल में, इसीलिए। और ये नेटजारिम कॉरिडोर है, वो इजिप्ट, कतर और यूएस के साथ वो बहुत बड़ा रिलेशनशिप करता है। ठीक है, टाइम का बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए तो इसको और डिटेल में शेयर करते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ है, तो ये ध्यान रखना कि साउथ ऑफ क्या है, गाजा, और ये जो नेटजारिम कॉरिडोर है वो मिडिल ऑफ द गजा, ठीक है, जो गजा सिटी के मिडिल से है, ठीक है, जो इजराइल को टच करता है मेडिटेरेनियन से, यहीं से जो हमास के जो सब फाइटर्स है वो घुस जाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज इजराइल, पैलेस्तीन, है ना, सिप्रस जो है वो पूरे के पूरे मेडिटेरेनियन में है, सीरिया, इराक, जॉर्डन, ये सब है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना फिलाडेल्फी और नेटजरीम और खाइम सिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे में ये देखेंगे कि किशोर जेने जो है, किशोर जेना, वो एक आदमी है ना, वो अभी हाल में न्यूज़ में दिखे थे, वो कौन सा गेम खेलते हैं ये बताना है आपको। दूसरा जो है कि जो बॉडीज जो है, फॉलोइंग बॉडी में से वर्ल्ड बैंक या IMF या WTO या UN में कौन सा ऐसा बॉडी है जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस, है ना, से एसोसिएटेड है, आपको बताना है, आंसर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना, देखते रहिए, कमेंट करिए, और बाकी जो भी हो आप बताइए। थैंक यू सो मच।